काली बंदरिया, ओ काली बंदरिया कहाँ है? जल्दी मेरे रूम में आ। इस काली बंदरिया को आवाज नहीं आती, कान में तेल डाल के रखा कर। काली शक्ल वाली काली बंदरिया कहाँ है? जल्दी मेरे पास आ। मुझे मम्मी के साथ बर्थडे पार्टी में जाना है। तुझे आवाज नहीं आ रही? मेरी रेड सैंडल कहाँ रखी है? काली बंदरिया जल्दी मेरे पास आ। काव्या की यह आवाज सुनकर सुरभि दौड़ी दौड़ी उसके रूम में जाती है और उसे उसकी सैंडल ढूंढ कर देती है। दोनों माँ बेटी तैयार होकर बर्थडे पार्टी में जाने लगती हैं। तभी मायूस होकर सुरभि अपनी मामी से कहती है, मामी, काव्या दीदी आप दोनों बर्थडे पार्टी में जा रही हैं, मैं भी आप लोगों के साथ चलूं? मेरा भी बहुत मन कर रहा है किसी पार्टी में जाने का। जब से माता पिता इस दुनिया से गए हैं तब से मैंने ना कोई शादी की है और ना कोई पार्टी। बस घर में रहते रहते घर के काम करती रहती हूँ। बहुत घुटन हो रही है। मामी, आपने मेरा स्कूल भी बंद करा दिया, बाहर भी जाना नहीं होता। क्या मैं आप लोगों के साथ बर्थडे पार्टी में जा सकती हूँ? लगता है काली कलूटी 6 महीने वाली बात भूल गई जब मेरी कुछ सहेलियां आई थी और तुझे देखकर उन्होंने मेरी कितनी इंसल्ट की थी। आज भी वह मनहूस दिन मैं भूली नहीं हूँ और तू चाहती है कि मैं तुझे अपने साथ अपनी बेटी के दोस्त के बर्थडे पार्टी में लेकर जाऊँ और वहाँ ले जाकर अपना और अपनी बेटी का मजाक बनवाऊँ। तूने अपनी शक्ल आईने में देखी है? काली बंदरिया लगती है। काली कलूटी काली शक्ल देखी नहीं है, हमारे साथ जाने के लिए कह रही है। तो जैसी काली कलूटी कहीं घूमने फिरने के लिए नहीं होती, सिर्फ घर में रहकर नौकरानियों की तरह घर के काम करने के लिए होती हैं। शादी पार्टी में तो हम जैसे सुंदर लोग जाते हैं, तो जैसे बस सूरत नहीं, चुपचाप घर में रहकर घर के काम कर। मनहूस काली कलूटी बर्थडे पार्टी में जाएगी। और हाँ सुन काली कलूटी, हमारे पीछे तो मेकअप करने मत लग जाना। मेरी ब्रांडेड लिपस्टिक रखी है, कभी तो उन्हें अपने काले होठों पे लगा के देखे और उन्हें खराब कर दे। उन्हें हाथ लगाने की भी कोशिश मत कर लेना, वरना मैं तेरा हाथ तोड़ दूंगी। कल मुझे एक पार्टी में जाना है, इसलिए मेरी ब्लैक ड्रेस तैयार रखना, समझ रही है ना काली कलूटी? चलिए मम्मी जी, देर हो रही है। ऐसा कहकर सुमित्रा और काव्य दोनों बर्थडे पार्टी में चली जाती हैं और बेचारी सुरभि अपने काले रंग की वजह से घर में रह जाती है। तभी वह आईने के सामने जाती है और खुद को देखती है और खुद से बातें करती है। काव्य दीदी कितनी गोरी और सुंदर है। अगर मैं भी काव्य दीदी की तरह सुंदर होती तो क्या पता मामी जी मुझसे प्यार करती जैसे वह अपनी बेटी से करती हैं। उन्हें काले लोग पसंद नहीं है ना, इसलिए शायद वह मुझसे इस तरह से बातें करती हैं, इसलिए वह मुझे प्यार की नजर से नहीं देखती। और वह बेचारी भी क्या करे, मैं हूँ ही इतनी काली, सब लोग तो मेरा मजाक उड़ाते ही हैं। मेरी वजह से मामी और काव्या दीदी की भी तो इंसल्ट होती है। यही बात है, वरना कोई इंसान इतना निर्दयी और कठोर कैसे हो सकता है। घर से बाहर गए आज मुझे पूरे 10 महीने हो गए। बस घर में रहकर घर के काम करती रहती हूँ। काश ऊपर वाला भी मुझे थोड़ा रंग रूप दे देता तो कितना अच्छा रहता। ऐसा सोचकर सुरभि अपने दिल को तसल्ली देती है कि उसके काले रंग की वजह से उसकी मामी उससे प्यार नहीं करती। बेचारी सुरभि घर के सारे काम खत्म कर लेती है और देर रात को दोनों माँ बेटी पार्टी से वापस आती हैं और घर आने के बाद सुमित्रा सुरभि को कल का बचा कुचा खाना देती है। सुरभि उसे खाकर सो जाती है। अगले दिन सुमित्रा सुरभि के पास आती है और उससे कहती है, सुन काली कलूटी बंदरिया, कल मेरी बेटी काव्या को देखने के लिए बहुत बड़े घराने का परिवार आ रहा है, इसलिए तू घर की अच्छी तरह सफाई कर देना और उन सभी मेहमानों के लिए अलग अलग तरह के स्वादिष्ट पकवान भी बनाकर तैयार रख देना। कहीं पर भी कोई भी गंदगी नहीं होनी चाहिए और काव्या को अच्छी तरह तैयार भी कर देना। समझ रही है ना मैं तुझसे क्या कह रही हूँ? कहीं पर भी कुछ भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, वरना मैं तेरे साथ क्या करूँगी तो सोच भी नहीं सकती। अगर तेरी वजह से कुछ भी गलती हुई, समझ रही है ना काली कलूटी मैं क्या कह रही हूँ? मम्मी आप इस काली कलूटी से कह दीजिए कि जब मुझे लड़के वाले दिखने तो ये दिखाई नहीं देनी चाहिए। कहीं इसकी मनहूसियत से इसकी काली कलूटी शक्ल को देखकर वह लोग डर ना जाए और वह शादी करने से पहले ही इनकार ना कर दे, क्योंकि ये तो मनहूस है ना। पहले इसने अपने माता पिता को खा लिया। इसकी काली शक्ल मनहूसियत का निशान है ना, निशान। इसलिए मैं तो आपसे पहले ही कह रही हूँ। और वैसे भी वह लोग जो पूछेंगे कि काली कलूटी कौन है तो आप उन्हें क्या जवाब देंगे? आपकी कितनी इंसल्ट होगी। समझ रही है ना मैं आपसे क्या कह रही हूँ मम्मी?
अरे वाह मेरी प्यारी बिटिया, तो कितनी ज्यादा समझदार होगी। तूने बिल्कुल सही कहा, इस मनहूस की वजह से कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो सुन मनहूस काली कलूटी, अपनी मनहूस शक्ल लेकर मेहमानों के सामने मत आ जाना। घर के सारे काम करने के बाद रूम में बंद हो जाना। बाहर आने की तुझे कोई जरूरत नहीं है। मैं नहीं चाहती तो जैसी काली कलूटी की वजह से कुछ भी गड़बड़ हो जाए। समझ रही है ना मैं क्या कह रही हूँ? ठीक है मामी, आप जैसा कहती हैं मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगी। मैं घर का सारा काम खत्म करने के बाद रूम में बंद हो जाऊंगी, बाहर नहीं आऊंगी। ऐसा कहकर सुरभि बेचारी चली जाती है। सुबह होने के बाद सुरभि पूरे घर की सफाई करती है, कपड़े धोती है, अलग अलग तरह के बहुत सारे स्वादिष्ट पकवान भी तैयार करती है और उसके बाद काव्या को अच्छे से तैयार करती है। कुछ समय बाद लड़के वाले काव्या को देखने आ जाते हैं और बेचारी सुरभि सभी काम करने के बाद रूम में बंद हो जाती है और दरवाजे के पीछे सभी रस्में होते हुए देख रही थी। सब बहुत एंजॉय कर रहे थे। यह सब देखकर सुरभि के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह सोचती है काश मैं भी यह सब कुछ एंजॉय कर पाती, लेकिन मेरी किस्मत में तो एंजॉय करना लिखा ही नहीं है। मेरे काले रंग की वजह से मामी जी मुझे मेहमानों के सामने आने नहीं देती और न ही मुझे अपने साथ कहीं बाहर लेकर जाती है। मेरा रंग मेरे लिए अभिशाप बन गया। माँ पिताजी, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? अगर आज आप लोग जिंदा होते तो मैं इस तरह से घुट घुट कर नहीं जी रही होती, मैं भी एंजॉय कर रही होती। ऐसा सोचकर सुरभि रोने लगती है और वहीं दूसरी तरफ काव्या का रिश्ता पक्का हो जाता है। सारी रस्में बहुत अच्छी तरह हो जाती हैं। लड़के वाले घर जाने वाले ही होते हैं। तभी जिस रूम में सुरभि बंद थी वहाँ एक सांप आ जाता है, जिसे देखकर सुरभि डर जाती है और वह तुरंत रूम से बाहर आ जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, मामी जी बचाओ बचाओ, अंदर सांप है और बहुत ही ज्यादा खतरनाक और जहरीला है। मामी जी बचाइए ना, इस स्टोर रूम में बहुत ही ज्यादा खतरनाक सांप है। पता नहीं किस सामान के साथ आ गया होगा, लेकिन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। मामी जी मुझे सांप से बहुत ज्यादा डर लगता है, कुछ कीजिए ना, सांप को भगाइए ना मामी जी। ऐसा कहकर सुरभि बहुत डर रही थी, बहुत रो रही थी। तभी सुमित्रा चारों तरफ देखती है तो वहाँ कोई सांप वाप नहीं होता। सुमित्रा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह सभी मेहमानों के सामने बेचारी सुरभि की बहुत ज्यादा पिटाई करती है। तभी लड़के की माँ सुमित्रा से कहती है, सुमित्रा बहन, मैं आपको किटी पार्टी से जानती हूँ और जहाँ तक मुझे अच्छी तरह से याद है आपको काले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है और मुझे भी काले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसलिए ही तो मैं आपके घर आपकी बेटी से रिश्ता करने आई थी कि हम दोनों की मेंटेलिटी एक जैसी है। लेकिन यह कौन? आपकी नौकरानी तो है नहीं, आपको मामी कह रही है, यानी कि आपकी रिलेटिव है। आप इतनी झूठी और मक्कार हो सकती हैं, मैं सोच भी नहीं सकती। आपने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। जिस घर में काले लोग होते हैं वह घर मुझे मनहूस लगता है, इसलिए मैं अपनी बेटी की शादी आपकी बेटी से नहीं करूंगी। इस रिश्ते को खत्म ही समझो। चलो बेटा यहाँ से। सुरेखा बहन, मेरी बात तो सुनो। तुम छोटी सी बात को लेकर रिश्ता नहीं तोड़ सकती। मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करती हूँ। मेरी बात तो सुनो सुरेखा बहन। सुमित्रा सुरेखा को बहुत समझाने की कोशिश करती है, लेकिन सुरेखा सुमित्रा की एक नहीं सुनती और वह अपने बेटे और पति को वहां से ले जाती है। सुरेखा के जाने के बाद सुमित्रा बेचारी सुरभि की और भी ज्यादा पिटाई करती है, उसके बाल खींचती है, हाथ मोड़ती है और धक्का मारकर उसे नीचे गिरा देती है। तभी काव्या अपनी माँ से कहती है, देखा मम्मी, यह मेरी सुंदरता से जलती है। आपने इसे मना किया था कि बाहर ना आए, फिर भी यह बाहर आई ताकि मेरा रिश्ता टूट जाए, क्योंकि इस काली कलूटी मनहूस को अच्छी तरह से पता है इसके काले रंग की वजह से इसकी शादी तो कहीं होगी नहीं, तो यह मेरी शादी भी नहीं होने देगी। माँ, इस काली कलूटी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हाँ बेटा, तूने बिल्कुल सही कहा। इस काली कलूटी मनहूस को कड़ी से कड़ी सजा तो मिलनी ही चाहिए। इसकी वजह से मेरी बहुत इंसल्ट होगी, लेकिन आज तो हद ही पार होगी। तुम्हारा रिश्ता पक्का होने के बाद टूट गया। काली कलूटी मनहूस, अब तो मेरे घर में एक पल और नहीं रह सकती। निकल जा मेरे घर से। मुझे नहीं पता कि तू कहाँ रहेगी, सड़क पर भीख मांग या अपने माता पिता की तरह किसी ट्रक के आगे आकर मर जा। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब तू मेरे घर में और नहीं रह सकती। निकल जा मेरे घर से।
मामी जी, मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा तो आप लोगों के सिवा कोई और सहारा नहीं है। मुझे घर से बाहर मत निकालिए। मैं आपके आगे पैर पड़ती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ। मैं आपसे झूठ नहीं बोल रही, सच कह रही हूँ। माँ पिता की कसम खाकर कह रही हूँ, उनकी तो कसम मैं झूठी नहीं खा सकती। घर में सांप है और वो भी बहुत ज्यादा जहरीला और खतरनाक। मेरी बात का विश्वास कीजिए। मैं कभी नहीं चाहूंगी कि मेरी वजह से काव्या दीदी का रिश्ता टूटे या कभी आपकी इंसल्ट हो। मेरी बात का भरोसा तो कीजिए। घर में सांप है, मुझे घर से बाहर मत निकालिए। मैं कहाँ जाऊंगी मामी जी? सुरभि अपनी मामी और काव्या को समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन दोनों माँ बेटी उसकी एक नहीं सुनती और धक्के मारकर उसे घर से बाहर निकाल देती हैं। सुरभि अपने साथ अपनी माँ की तस्वीर लेकर जाती है और अपनी माँ की तस्वीर देखकर बहुत फूट फूट कर रोती है। तभी सुरभि की स्वर्गवासी माँ की तस्वीर से आत्मा निकलकर बाहर आती है और वह सुरभि से कहती है, सुरभि बेटा, इस तरह से नहीं रोते। मुझसे तुम्हारा रोना देखा नहीं जा रहा। यह दुनिया वाले इसलिए तुम्हें दुखी और परेशान करते हैं कि तुम काली हो, सुंदर नहीं हो, मगर कोई मेरी बेटी के हीरे जैसा दिल नहीं देखता। अभी इन लोगों को पता ही नहीं है कि इंसान की सुंदरता ही सब कुछ नहीं होती, उसका दिल भी सुंदर होना चाहिए। और सुमित्रा और उसकी बेटी के सीने में तो दिल है ही नहीं, पत्थर है पत्थर, जो उन्होंने तुम जैसी मासूम लड़की को घर से बाहर निकाल दिया। तुमने उनकी कितनी सेवा की, उनका कितना अत्याचार सहन किया। बस अब बहुत हुआ। अब मैं अपनी बेटी को तिल तिल और मरने नहीं दूंगी। बेटा, आज मैं तुम्हें जादुई सोने चांदी की 2 लिपस्टिक देने आई हूँ। जादुई सोने की लिपस्टिक लगाते ही तुम बहुत ज्यादा सुंदर हो जाओगी, जिसकी मदद से अब तुम्हारा कोई भी मजाक नहीं उड़ा पाएगा। और जादुई चांदी की लिपस्टिक लगाते ही तुम जो भी कुछ कहोगी वह तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा। अब जादुई सोने और चांदी की लिपस्टिक की मदद से तुम्हारे सब दुख दर्द दूर हो जाएंगे। मेरी प्यारी बिटिया, खुश रहना। सच में माँ, जादुई सोना चांदी की लिपस्टिक की मदद से मेरे सब दुख दर्द दूर हो जाएंगे। आप बहुत अच्छी हैं। जब आप जिंदा थी तब भी आप मुझे दुनिया वालों के तानों से बचाती थी, और आज मुझे छोड़कर इतनी दूर चली गई, फिर भी आप मेरी मदद करने मुझे इस जालिम दुनिया से बचाने आई। माँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे जादुई सोने और चांदी की लिपस्टिक देने के लिए आप बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी। सुरभि बहुत खुश थी और सुरभि की स्वर्गवासी माँ सुरभि को जादुई सोने और चांदी की लिपस्टिक देकर अदृश्य हो जाती हैं। और जैसे ही सुरभि वह जादुई सोने की लिपस्टिक लगाती है तो वह बहुत ही ज्यादा सुंदर हो जाती है। खुद को इतना ज्यादा सुंदर देखकर उसे बहुत अच्छा लगता है। और जैसे ही वह जादुई चांदी की लिपस्टिक लगाती है और कहती है, मेरे सामने एक बहुत सुंदर घर आ जाए जिसके अंदर किसी भी चीज की कोई कमी ना हो। सुरभि के इतना कहते ही उसके सामने एक महल जैसा घर आ जाता है जिसके अंदर किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होती। उस घर के अंदर सुरभि एक हंसी खुशी जीवन बिताती है। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन सुरभि शॉपिंग करके अपने घर वापस आ रही थी, तभी वह देखती है कि एक राजकुमार बेहोश पड़ा है। सुरभि उसे चेक करती है तो उसकी कुछ ही सांसें चल रही थी, क्योंकि उसे एक जहरीला सांप काट कर जा चुका था। तभी सुरभि तुरंत जादुई चांदी की लिपस्टिक लगाती है और कहती है, जादुई चांदी की लिपस्टिक, मेरे सामने जो ये राजकुमार बेहोश पड़े हैं, यह बिल्कुल ठीक हो जाए, इनका सारा जहर शरीर से बाहर निकल जाए। सुरभि को इतना कहना था और वह राजकुमार देखते ही देखते ठीक हो जाता है। और जैसे ही उसकी आंखें खुलती हैं तो वह सुरभि को देखकर हैरान हो जाता है। उस राजकुमार ने आज से पहले इतनी सुंदर लड़की कभी नहीं देखी थी। तभी राजकुमार सुरभि से कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आप जैसी लड़की की तलाश थी जो बहुत दयालु और खूबसूरत हो। क्या आप मेरी राजकुमारी बनेंगी? सुरभि राजकुमार की बातें सुनकर शर्मा जाती है और वह राजकुमार सम्राट से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। और कुछ ही दिनों में दोनों की शादी बहुत ही धूमधाम से हो जाती है। आज सुरभि बहुत ज्यादा खुश थी। उसकी माँ की जादुई सोने और चांदी की लिपस्टिक की मदद से आज उसकी शादी एक राजकुमार से हो रही थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन सुरभि राजकुमार के साथ शहर घूमने जा रही थी, तभी उसे रास्ते में उसकी मामी नजर आती है जो रेड लाइट पर भीख मांग रही थी, जिसे देखकर सुरभि तुरंत अपनी मामी के पास जाती है और उनसे कहती है, मामी जी, आप यहाँ सड़क पर भीख क्यों मांग रही हैं? आप तो कितनी ज्यादा अमीर थी, अचानक क्या हुआ? मामा, काव्या दीदी, वह सब कहाँ हैं और आप क्यों रो रही हैं?
मामी क्या हुआ, मुझे तो बताइए ना। सुरभि बेटा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें कितना ढूंढने की कोशिश की। मैं तुमसे मिलकर माफी मांगना चाहती थी। मैंने तुम्हारे ऊपर जो अत्याचार किए, तुम्हें जो भला बुरा कहा, उसकी सजा मुझे बहुत अच्छी तरह मिली है। कहते हैं ना, बुरे कर्मों का फल इसी जन्म में हमें काटना पड़ता है, और मैं काट भी रही हूँ। सुरभि बेटा, अगर मैं उस दिन तुम्हारी बात पर विश्वास कर लेती तो मैं अपने पति और बेटी को कभी नहीं खोती। तुमने सही कहा था, घर में बहुत ही जहरीला सांप था और उसने एक ही झटके में मुझसे मेरा पूरा संसार छीन लिया। पहले तुम्हारे मामा को काटा और फिर काव्या को, और उनके इलाज कराने में सब पैसा खत्म हो गया और वो फिर भी नहीं बच पाए, और मैं अपना गुजारा भीख मांग मांग कर रही हूँ। बेटा मुझे माफ कर दो, हो सके तो मुझे माफ कर दो। सुरभि अपनी मामी को माफ कर देती है और उन्हें अपने साथ अपने महल ले जाती है। अब सुमित्रा सुरभि को मामी जैसा नहीं, बिल्कुल माँ जैसा प्यार करती है, उसका बहुत ख्याल रखती है, उसे बिल्कुल अपनी सगी बेटी की तरह मानती है। इस तरह सुरभि को एक मामी के रूप में सगी माँ मिल जाती है। सुरभि बहुत खुश थी कि उसकी माँ की जादुई सोने और चांदी की लिपस्टिक की मदद से उसके पास कितनी सारी खुशियाँ आ गई, और वह बहुत खुश होती है और पूरे परिवार के साथ एक हंसी खुशी जीवन बिताती है। अरे वाह टीना मीना, आज तो तुम दोनों के हाथ में बहुत ही ज्यादा सुंदर खिलौने हैं। टीना, यह तुम्हारी गुड़िया कितनी ज्यादा सुंदर लग रही है। एक बार मुझे दिखाओ ना, मैं तुम्हारी गुड़िया से खेलना चाहती हूँ। हम तुझे अपने खिलौने खेलने के लिए नहीं देंगे, क्योंकि यह जो है ना बहुत ही ज्यादा महंगे हैं। पिताजी मुंबई से लेकर आए हैं, और तुझे पता है आज हमारा जन्मदिन है और पिताजी बहुत बड़ा केक भी लेकर आने वाले हैं। तू तो गरीब है, तुझे क्या पता कि जन्मदिन क्या होता है, केक क्या होता है, उसका स्वाद कैसा होता है। बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट होता है केक। तूने तो आज तक खाया ही नहीं होगा, क्योंकि तू तो गरीब है ना। तूने तो आज तक अपना जन्मदिन सेलिब्रेट किया ही नहीं होगा। वैसे तो हमने अपने जन्मदिन की पार्टी में सभी अमीर बच्चों को बुलाया है। हम तुझे बुलाना नहीं चाहते थे, क्योंकि तुझे बुलाने से हमारी बहुत इंसल्ट होगी ना। तुझ जैसा गरीब हमारा कोई भी दोस्त नहीं है। वैसे हमने तुझे अपना दोस्त सिर्फ इसलिए बना रखा है क्योंकि तू हमारा काम कर देती है। चल कोई नहीं, आ जाना और केक भी खा लेना, लेकिन उसके बदले हमारे घर के सारे झूठे बर्तन साफ कर देना और पूरे घर की सफाई भी कर देना, ठीक है? सबको ऐसा लगेगा जैसे तो हमारे घर की नौकरानी है। इस बहाने तुझे केक भी खाने के लिए मिल जाएगा। हाँ टीना मीना, जन्मदिन क्या होता है, केक का स्वाद क्या होता है, मुझे कुछ नहीं पता। तुम मुझे अपने जन्मदिन पर बुला रही हो, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जिस तरह से तुम मुझे बुला रही हो, मैं तुम्हारे जन्मदिन पर नहीं आऊंगी। मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ। मैंने तो तुम्हें अपना दोस्त समझा था, लेकिन तुम तो दोस्ती के नाम पर धब्बा हो धब्बा। दोस्तों को अमीर और गरीब की नज़र से देखती हो। और हाँ, अगले महीने मेरा भी जन्मदिन है। मैं तुम्हें अपने जन्मदिन पर जरूर बुलाऊंगी और तुमसे झूठे बर्तन भी साफ नहीं करवाऊंगी। चलो चलो देखते हैं, अगर तूने 1 महीने बाद अपने जन्मदिन पर हमें नहीं बुलाया और अपने जन्मदिन का केक नहीं काटा, तो हम तुझे गंजा कर कर, तेरे मुंह को काला करके, तेरे गले में जूतों का हार डालकर गधे के ऊपर गली गली घुमाएंगे। चल लगी शर्त, हम भी देखते हैं कि तुझ जैसी गरीब लड़की अपना जन्मदिन कैसे सेलिब्रेट करती है। बेचारी सुनैना उन घमंडी अमीर दोस्तों से शर्त लगाकर घर वापस आ जाती है और अपनी दादी के आने का इंतजार करती है। जब शाम को उसकी दादी काम कर कर घर आ जाती हैं, तभी सुनैना अपनी दादी से कहती है, दादी दादी, 1 महीने बाद मैं 15 वर्ष की होने वाली हूँ, लेकिन आपने मेरा बचपन से लेकर आज तक जन्मदिन नहीं मनाया। सब अपना जन्मदिन कितने धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन एक मैं ही ऐसी लड़की हूँ जो अपने जन्मदिन का केक ही नहीं काटती। दादी, क्या इस बार आप मेरा जन्मदिन नहीं मना सकती? बेटा, तुझे तो पता ही है मैं अकेली जान पूरे दिन किस तरह से लोगों के घरों में झाड़ू पोंछा करती हूँ, तब जाकर कुछ रुपये मिलते हैं,
और अभी तेरे हाथ भी तो पीले करने हैं। बस उसी की वजह से थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठा कर रही हूँ। लेकिन बिटिया, तेरी खुशी से आगे कुछ नहीं। तेरी शादी के लिए पैसे बाद में इकट्ठा कर लूँगी। पहले चल इस बार तेरा जन्मदिन मना लेते हैं। वह क्या होता है, केक वेक वो भी आ जाएगा। और इस बार तू अपने जन्मदिन पर केक काटना और अच्छे कपड़े भी पहनना। ठीक है बिटिया? दादी, आप कितनी अच्छी हैं। आप दुनिया की सबसे अच्छी दादी हैं। और मैं अपने साथ साथ आपके लिए भी एक सुंदर साड़ी लेकर आऊंगी। आखिर मेरा जन्मदिन हो और मेरी दादी अच्छी ना लगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। चलिए दादी, खाना खाते हैं, बहुत तेज भूख लगी है। इस तरह से दोनों दादी पोती बहुत ज्यादा खुश होती हैं और वह खाना खाकर सो जाती हैं। ऐसे ही समय बीत रहा था। सुनैना बहुत खुश थी कि कुछ दिन बाद उसका जन्मदिन आने वाला है और उसने जैसे टीना मीना से शर्त लगाई थी वह शर्त जीत जाएगी। वह इस बार अपना जन्मदिन का केक काटेगी। लेकिन नियति को तो कुछ और ही मंजूर था। जैसा सुनैना सोच रही थी ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला था, क्योंकि अचानक दादी की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है। वह बिस्तर से उठ ही नहीं पाती। तभी रोते हुए सुनैना अपनी दादी से कहती है, दादी, आपकी सभी रिपोर्ट आ चुकी है और डॉक्टर ने कहा है कि अब आप कोई काम नहीं करेंगी और आपका इलाज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका इलाज नहीं कराया गया तो आप मुझे माँ पिताजी की तरह हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली जाएंगी। इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ, आप मेरे साथ चलिए और किसी अच्छे हॉस्पिटल में अपना इलाज कराइए। अरे नहीं बिटिया, हमारी इतनी औकात कहाँ कि हम अच्छे हॉस्पिटल में अपना इलाज करा सके। जैसा चल रहा है वैसा चलने दे। जितनी जिंदगी होगी ऐसे ही बिस्तर पर काट लूंगी। और मैं इतनी तो स्वार्थी नहीं हो सकती ना। मैंने जो पैसे तेरे लिए जोड़ कर रखे हैं वह अपने ऊपर कैसे खर्च कर लूँ। वैसे भी मेरी दवाई गोलियों में इतना खर्चा हो रहा है और कुछ दिन बाद तो तेरा जन्मदिन भी है ना। मैं तेरा जन्मदिन मनाना चाहती हूँ बेटा। दादी, आज तक भी जन्मदिन नहीं मनाया गया, आगे भी नहीं मनाया जाएगा तो कयामत नहीं आ जाएगी। दादी, आपकी सेहत से बढ़कर कुछ नहीं है, इसलिए चुपचाप चलिए और अपना इलाज कराइए। मेरा जन्मदिन, मेरी शादी, बस आप मेरे ही बारे में सोचती रहेंगी, अपने बारे में कुछ नहीं सोचेंगी। ऐसा कहकर सुनैना जो भी जमा पूंजी होती वह सब अपनी दादी के इलाज में लगा देती है। अब उसकी दादी कहीं काम करने नहीं जा पा रही थी, इसलिए उनके बदले सुनैना ही लोगों के घरों में झाड़ू पोंछे का काम करने जा रही थी और वहां से जो भी थोड़े बहुत पैसे मिलते थे उसी से 2 समय का खाना दोनों दादी पोती को मिल रहा था। अगले दिन सुनैना का जन्मदिन था और वह हमेशा की तरह लोगों के घरों में काम करने जा रही थी। तभी रास्ते में टीना मीना मिलती हैं और उसके ऊपर बहुत हंसती हैं और उससे कहती हैं, क्यों सुनैना, तुझे याद है ना कल तेरा जन्मदिन है और तुझे अपने जन्मदिन पर हम सबको बुलाना है, कहीं तो भूल ना जाए, इसलिए हम तुझे याद दिला रहे हैं। अगर तू अपना जन्मदिन नहीं सेलिब्रेट कर पाई तो तेरे साथ क्या होगा, तुझे याद है ना? तुम्हें मेरा जितना मजाक उड़ाना है उड़ा लो और तुम मेरे साथ जो कल करना चाहती हो कर लेना। मैं कुछ नहीं कहूँगी। जिन पैसों से मैं अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करती उन पैसों से मैंने मेरी दादी का इलाज कराया है और मेरी दादी से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं। ऐसा कहकर सुनैना काम करने चली जाती है। सुनैना टीना और मीना से कह तो देती है लेकिन उसे बहुत दुख होता है और कल के बारे में सोच सोचकर वह बहुत परेशान होती है और एक जगह बैठकर बहुत रोती है। कल टीना मीना मुझे गंजी कर देंगी, मेरा एक बाल भी नहीं बचेगा और मेरे मुंह पर काली स्याही लगाएंगी, मेरे गले में जूतों का हार डालेंगी और उसके बाद मुझे गधे पर बैठाएंगी। मेरी और दादी की कितनी बेइज्जती होगी, इसके बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं था। और टीना मीना से शर्त लगा ली। टीना मीना सही कह रही थी, मुझे सोच समझकर उनके साथ शर्त लगानी थी। यह मैंने क्या कर दिया। अपने जन्मदिन आने पर सब बहुत ज्यादा खुश होते हैं लेकिन मैं तो बहुत ज्यादा दुखी हूँ। काश कल का मैं सूरज ही ना देखूं। मैं कैसी लड़की हूँ, अपने जन्मदिन पर अपनी मौत की प्रार्थना कर रही हूँ। यह क्या हो गया, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। कल कितना बड़ा अनर्थ होने वाला है।
ऐसा सोच सोचकर सुनैना बहुत रो रही थी। तभी सुनैना की नजर एक नदी पर पड़ती है जिसके अंदर कोई डूब रहा था। सुनैना अपने आंसू पोंछती है और तुरंत उस नदी में कूद जाती है उसे बचाने के लिए। और सुनैना जिसे बचाकर बाहर लेकर आती है तो वह कोई मामूली इंसान नहीं था बल्कि बहुत सुंदर परी थी। तभी वह परी सुनैना से कहती है, तुम कितनी अच्छी हो, तुरंत मेरी जान बचाने के लिए नदी में कूद गई। अब से पहले मैं कितना ज्यादा चिल्ला रही थी, चीख रही थी, लेकिन सब लोग मेरी चीख पुकार सुनकर जा रहे थे, लेकिन मेरी जान बचाने के लिए कोई भी नदी में नहीं कूदा। अगर कुछ समय लग जाता तो मेरे प्राण ही निकल जाते, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। बताओ तुम इतनी उदास क्यों हो, तुम्हें क्या परेशानी है? परी के इतना कहते ही सुनैना उसे सब बता देती है। तभी परी सुनैना से कहती है, सुनैना बस इतनी सी बात और तुम इतनी ज्यादा उदास? कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक बीज देती हूँ। यह कोई मामूली बीज नहीं है, इस बीज से जादुई सोने के केक उगते हैं और जब तुम अपने जन्मदिन पर सोने का केक काटोगी तो तुम्हारे आस पड़ोस की सभी दोस्त यह देखकर हैरान हो जाएंगी और तुम जादुई सोने के केक से जो भी कुछ मांगोगी तुम्हें तुरंत मिल जाएगा। इसलिए तुम कल अपना जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाना, ठीक है? परी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मुझे जादुई सोने के केक का बीज नहीं देती तो पता नहीं क्या अनर्थ हो जाता। अब मैं जादुई सोने के केक की खेती कर कर एक बेकरी चलाऊंगी और उसी से अपना और अपनी दादी का पालन पोषण करूंगी। सुनैना परी को धन्यवाद कहकर जादुई बीज एक जमीन पर लगा देती है और अगली सुबह का इंतजार करती है। और अगले दिन जाकर देखती है तो उस जमीन पर बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट जादुई सोने के केक की खेती हो गई थी। यह सब देखकर सुनैना बहुत ही ज्यादा खुश होती है और वह एक जादुई सोने का केक लेकर घर आ जाती है और वहां आकर जादुई सोने के केक से कहती है, जादुई सोने के केक, मेरा घर बहुत अच्छी तरह से सज जाए और मुझे और मेरी दादी को बहुत सुंदर सुंदर कपड़े भी दे दो और अलग अलग तरह का पकवान भी आ जाए। सुनैना के इतना कहते ही जादुई सोने का केक घर को दुल्हन की तरह सजा देता है और दोनों दादी पोती को बहुत सुंदर सुंदर कपड़े देता है और उनके सामने अलग अलग तरह के कई पकवान भी आ जाते हैं। जब सारी तैयारियां हो जाती हैं तो सुनैना सुंदर गाउन पहनकर टीना मीना के पास जाती है और उनसे कहती है, टीना मीना आज मेरा जन्मदिन है और मैं अपने जन्मदिन पर कोई मामूली केक नहीं काटूंगी, सोने का केक काटूंगी। आज तक तो तुमने कभी नहीं काटा होगा। अगर तुम्हारी और दोस्त हो तो उन्हें भी लेकर आ जाना, खाने पीने की कोई कमी नहीं है, ठीक है? ऐसा कहकर सुनैना हंसते हुए वहाँ से आ जाती है। तभी टीना मीना कहती हैं, आखिर इस गरीब के पास इतनी ज्यादा इतनी जल्दी धन दौलत कहाँ से आ गई जो यह अपने जन्मदिन पर सोने का केक काट रही है? और मीना तूने देखा नहीं, इसने गाउन कितना ज्यादा सुंदर पहन रखा था। ऐसा गाउन तो मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा। चल पता करते हैं आखिर बात क्या है, इस गरीब के पास ऐसा कौन सा अलादीन का चिराग आ गया। ऐसा कहकर टीना मीना जन्मदिन की पार्टी शुरू होने से पहले ही सुनैना के घर जाती हैं और वहां जाकर दोनों को पता चल जाता है कि जादुई सोने के केक की मदद से यह सब कुछ हो रहा है। तभी वह दोनों उस जादुई सोने के केक को चुराकर अपने घर आ जाती हैं और घर आकर कहती हैं, मीना इस जादुई सोने के केक से जो भी कुछ मांगते हैं वह तुरंत मिल जाता है। चल अब इससे बहुत ज्यादा धन दौलत लेकर हम और भी ज्यादा अमीर हो जाएंगे और उसके बाद वह बेचारी अपना जन्मदिन तो सेलिब्रेट कर नहीं पाएगी और कल को हम उसके साथ वो ही करेंगे जो हम करना चाहते थे। बेचारी को गंजी करेंगे, गधे पर बैठाएंगे, बहुत मजा आने वाला है। ऐसा कहकर जैसे ही टीना मीना जादुई सोने के केक से अपनी विश पूरी करवाती हैं तो और उनका घर एक झोपड़ी में बदल जाता है। यह देखकर दोनों बहुत ज्यादा रोती हैं। तभी जादुई सोने के केक से आवाज आती है, तुम जैसी लालची और बुरी लड़कियों के साथ ऐसा ही होना चाहिए था। अब तुम दोनों हमेशा के लिए गरीब हो गई और हमेशा ऐसे ही रहोगी। इस तरह से टीना मीना को उनके केक की सजा बहुत अच्छी तरह से मिल जाती है और जादुई सोने का केक सुनैना के पास चला जाता है और सुनैना अपना जन्मदिन अपनी दादी के साथ और सभी गरीब अनाथ पड़ोसियों के साथ बहुत धूमधाम से मनाती है और अपना जन्मदिन मनाकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है। और अब वह किसी के घर में झाड़ू पोछा करने के लिए नहीं जाती बल्कि जादुई सोने के केक की खेत से केक लेकर अपनी एक बेकरी चलाती थी। और एक दिन वह बहुत अमीर हो जाती है और अपनी दादी के साथ एक हंसी खुशी जीवन बिताती है।